नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान खान ने भारत को बताया स्वतंत्र देश, पाकिस्तान को कहा गुलाम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि भारत पाकिस्तान में पर्दे के पीछे बातचीत शुरू, कश्मीर पर शहबाज शरीफ को रियायत देने के मूड में नहीं है पीएम मोदी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अवंतीपोरा के राजपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, दोनों ओर से हो रही है फायरिंग। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिलिट्री पावर पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में भारत शामिल, कंगाली से जूझ रहा है पाकिस्तान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इंडियन नेवी के लिए नए हथियार की तैयारी, समुद्र से निकलेंगे आत्मघाती ड्रोन्स। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान ने भारत को बताया स्वतंत्र देश, पाकिस्तान को कहा गुलाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की मौजूदा संघीय गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अमेरिकी गुलामों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं, जबकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और कीमतें कम की। इससे पता चलता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन पाकिस्तान गुलाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने रविवार को चार सद्दा के शेखाबाद में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए भारत की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात किया है। इमरान खान ने कहा कि हमारी सरकार ने रूस के साथ 30% रियायती दरों पर तेल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारी सरकार को एक साजिश के तहत हटा दिया गया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की त्वरित प्रगति के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति अनिवार्य है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान में पर्दे के पीछे बातचीत शुरू, कश्मीर पर शहबाज शरीफ को रियायत देने के मूड में नहीं है पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान संबंधों में गतिरोध को दूर करने के लिए पर्दे के पीछे से यानी कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, वो बातचीत शुरू हो चुकी है। और हालांकि पीएम मोदी शहबाज सरकार को कश्मीर पर कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों और वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं और अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था और इसके बाद परमाणु हथियार से संपन्न दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तब से राजनयिक संबंध खराब हो गए हैं, द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया गया है और कोई सीधी वार्ता नहीं हुई है। वैसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार की कार्यभार संभालने से पहले ही दोनों देश एक दूसरे से बिना किसी शोरगुल के बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, लेकिन कश्मीर के मामले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वही रवैया अपनाया हुआ है जो आज तक चलता आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अवंतीपुरा के राजपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, दोनों ओर से हो रही है फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा बल फिर से मुस्तैद हैं। कश्मीर के अवंतीपुरा के राजपुरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रविवार शाम से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आर्म्ड पुलिस के कांस्टेबल रियाज अहमद की गोली मारकर हत्या करने वाला जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी आबिद शाह सहित 2 फंसे थे। और आपको बता दें कि आईजी कश्मीर विजय कुमार ने 2 ही आतंकियों के फंसे होने की जानकारी दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिलिट्री पावर पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में भारत भी शामिल, कंगाली से जूझ रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 में पूरी दुनिया में मिलिट्री पर खर्च 0.7% बढ़ा है, जो बढ़कर 2113 बिलियन डॉलर यानी कि 163 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जिन 5 देशों ने अपनी मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है वो है अमेरिका, चीन, भारत, यूके और रूस। इन 5 देशों ने मिलकर ऊपर बताई गई राशि का 62% हिस्सा खर्च किया है। और विदेश पैसों और हथियारों के बूते हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान इस सूची में कहीं खड़ा नहीं है। वो तो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कंगाल हुआ पड़ा है। पाकिस्तान ने पिछले साल अपने रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की थी, यानी 8.8 बिलियन डॉलर्स यानी 68,227 करोड़ रुपए, लेकिन ये भारत की तुलना में बहुत कम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडियन नेवी के लिए नए हथियार की तैयारी, समुद्र से निकलेंगे आत्मघाती ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना की पनडब्बियों से निकट भविष्य में बेहद खतरनाक आत्मघाती हमलावर ड्रोन
निकलेंगे। ये दुश्मन के जहाज, विमान या जमीनी पोस्ट को तबाह कर देंगे या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देंगे। इसीलिए रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है और इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनआरटी और एलएनटी मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मानव रहित एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स बनाएंगे। इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है। दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता ड्रोन महोत्सव के दौरान हुआ और इस तरह के हथियारों में 2 तरह के हिस्से होते हैं, पहली पानी के अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर ये हथियार भारत में विकसित होता है तो एक बेहद अत्याधुनिक हथियार बनेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज, युवाओं को 4,000 रुपए स्टाइपेंड देगी सरकार। पीएम मोदी ने किया इसका ऐलान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का ऐलान किया। ये योजना कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करेगी। उन्होंने बताया कि बच्चों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी जारी किया जा रहा है। खास बात है कि सरकार ने प्रोफेशनल कोर्स और उच्च शिक्षा के लिए पीएम केयर्स के जरिए लोन देने की व्यवस्था भी की है। पीएम मोदी ने सोमवार को कोरोना से अपनों को खोने वाले बच्चों को लेकर कहा कि मैं जानता हूं कि कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना कठिन है। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी बच्चों को इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है और इससे 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिल सकेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के 8 साल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बोले 12% गरीबों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गरीबों के उत्थान के लिए काम किए गए। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार 12% लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाई। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हर आम आदमी महसूस करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कठिन से कठिन काम मोदी सरकार ही कर सकती है। और उन्होंने कोरोना संकट से उबरने में टीकाकरण अभियान से लेकर यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षित भारत वापसी तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शासन की संस्कृति को ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को धता बताते हुए आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ पीएम मोदी ने काम किया और सर्वसमावेशी विकासवाद की अविरल यात्रा को प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी इस सरकार ने सशक्त बनाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन की लड़ाई के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाली आबादी को 22% से घटाकर 10% पर ला खड़ा किया है, यानी 12% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, अब देश के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल और जारी हुआ इसको लेकर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार शाम को हुई हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है। सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई है। पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर घंटा की गति से तेज हवाएं चलने के साथ जोरदार बारिश हुई। सोमवार दोपहर के बाद मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, मटनहेल, झज्जर, फर्रुखनगर, कोसली और इसके साथ कई सारे इलाके हैं जहां पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के साथ जबरदस्त बारिश हुई। दोस्तों, रुक करते हैं। ड्रैगन की गर्दन दबाने की तैयारी में जापान, चीन को घेरने के लिए भारत समेत 12 देशों को देगा फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, जापान चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है। जापान सरकार भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों सहित 12 देशों को फाइटर जेट, मिसाइल समेत अन्य हथियारों को निर्यात करने की योजना
बना रहा है। अगले मार्च तक निर्यात से जुड़े रेगुलेशन में बदलाव हो सकता है और सरकार उन देशों के जरिए चीन के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाना चाहती है जिन्होंने जापान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के साइलेंट डिप्लोमेसी से चित्त हुआ चीन, नेपाल और फिजी से बेदखल होगा ड्रैगन और भारत को होगा इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक चाल को तेज कर दिया है। अमेरिका के साइलेंट डिप्लोमेसी से ड्रैगन पूरी तरह से चित्त हो गया है और इस क्रम में चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने फिजी और नेपाल पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और फिजी को अपने साथ शामिल करके अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक तस्वीर को पलट दिया है। उधर नेपाल पर डोरे डाल रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। विशेषज्ञ 20 वर्ष बाद किसी नेपाली प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा को इस कड़ी के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि इन दोनों छोटे मुल्कों का अमेरिका के लिए क्या मायने हैं। आखिर अमेरिका और चीन की नज़र नेपाल और फिजी पर क्यों टिकी है, इससे भारत को क्या लाभ होगा। दोस्तों हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा से पहले हथियार लेकर भारत की सीमा में दाखिल हुआ पाकिस्तानी ड्रोन, तो सेना ने मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुसने के कुछ ही देर बाद एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। इस ड्रोन पर 7 मैग्नेटिक बम एवं इतने ही UBGL ग्रेनेड थे और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। घटना दक्षिण कश्मीर हिमालय में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले हुई है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि पुलिस तलाशी दल ने सुबह राजबाग थाना क्षेत्र के तल्ली हरिया चक इलाके में सीमा पर एक ड्रोन की गतिविधि देखी और उस पर गोलियां चलाई, तब वो नीचे गिर गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, जवान मोर्चे पर डटे। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा के गुंदीपुरा इलाके में रविवार की शाम को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने ये कुलगाम पुलिस से मिले इनपुट पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RSS का खुला ऐलान, अखंड भारत में मिलाए जाएंगे पाकिस्तान के ये सभी शहर। दरभंगा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने की इसकी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक इंद्रेश ने कहा कि श्यामा माई से सुबह शाम पूजा अर्चना के समय अखंड भारत के निर्माण, कैलाश मानसरोवर की चीन से मुक्ति, सिंध, लाहौर और कराची की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने स्वयं सेवकों से 3 संकल्प लेने को कहा। हे माँ आशीर्वाद दे, जन्म लिया खंडित भारत में, मृत्यु हो अखंड भारत में, कैलाश मानसरोवर चीन से मुक्त हो और सिंध, लाहौर और कराची मिलकर बनेगा अखंड भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिन दूर नहीं, फिर से खंडित भारत को अखंड बनाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में मोदी सरकार, राज्यों को दी हरी झंडी, कभी भी ला सकती है बिल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनने की कवायद शुरू की गई है और इसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए हैं और इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है। सरकार के उच्चतर सूत्रों के अनुसार राज्यों में बने नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में समाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना बहुत ज़रूरी है और राज्यों में ये कानून को परीक्षण के तौर पर बनवाया जा रहा है। ये पहला मौका है जब सरकार ने पहली बार इस कानून को लाने के बारे में इतनी स्पष्टता से कुछ कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हुदी एजेंट इजराइल में गुपचुप दोस्ती बढ़ा रहा पाकिस्तान,
खुलासा हुआ तो इस्लामाबाद में मच गया बवाल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देने वाला पाकिस्तान बैक चैनल से दोस्ती की पहल करते पकड़ा गया है। इजराइल के राष्ट्रपति सहायक हार्जोग ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी अमेरिकियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को अद्भुत अनुभव बताया और कहा कि इससे साबित होता है कि मुस्लिम जगत का विचार इजराइल को लेकर बदल रहा है। इजरायली राष्ट्रपति के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। विपक्ष में बैठी इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। पीटीआई के नेताओं ने शहबाज शरीफ सरकार को यहूदी एजेंट करार दिया। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एस जयशंकर का बड़ा बयान, चीन से चुनौतियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब, बताया ऐसे सुलझ सकता है ये मसला। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहने और इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त होकर ध्रुवीकृत वैश्विक परिदृश्य में गुट निरपेक्षता की अपनी नीति को बरकरार रख पाया है। और उन्होंने कहा कि हालांकि देश के हितों को जितना संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई खिलाड़ियों के संगत होना चाहिए और उन्होंने इस संबंध में कूटनीति की भूमिका पर जोर दिया। पूर्व विदेश सचिव ने आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों से बातचीत में कहा कि भारत के लिए अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को बरकरार रखने की चुनौती कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार जब विश्व का ध्रुवीकरण होता है तो उसकी अपनी जटिलताएं होती हैं और हम अभी उसी स्तर पर हैं और इसकी कई वजहें हैं। यूक्रेन उनमें से एक वजह है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में राजनाथ सिंह अव्वल, मतदाताओं में भी मिली लोकप्रियता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में शुमार हैं। याद करें साल 2019 में उन्होंने फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। तब वो पहला राफेल लड़ाकू विमान लाने फ्रांस गए थे। हाल ही में उन्होंने अत्याधुनिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस खंदेरी में सवार होकर नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं का जायजा लिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुराने दिनों को याद कर भावुक हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा उज्जैन की गलियों से रहा है गहरा नाता। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के उज्जैन के दौरे पर भावुक नजर आए। उज्जैन में आयोजित आयुर्वेद के महासम्मेलन में राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था और इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, धार्मिक नगरी उज्जैन से मेरा पुराना नाता रहा है। 35 साल पहले मैं उज्जैन में 15-15 दिन रह चुका हूँ। यहाँ की कई गलियों से वाकिफ हूँ। आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भगवान महाकाल की नगरी में आमंत्रित किया। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उज्जैन से गहरा नाता रहा है। वो पूर्व सांसद हुकुमचंद कछवाए के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और उन्होंने महासम्मेलन के मंच से कहा कि आचार्यों को भविष्य में आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा देने और अच्छे चिकित्सक तैयार करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में नए नए शोधों को लेकर भी काफ़ी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत गांव में बसता है और गांव की चिकित्सा पद्धति पूरी तरह आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद के महत्व को व्यापक रूप में देखना जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी